नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुबह की सुर्खियों के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख दौरे पर। सियाचिन स्थित बेस कैंप का दौरा करने के बाद वहां तैनात सैनिकों के साथ करेंगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जिला अदालत से स्वारगेट तक की मेट्रो ट्रेन को करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर के चुनावी घमासान में आज वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह 5 रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। वहीं हरियाणा में असंध की रैली में कुमारी शैलजा राहुल गांधी के साथ साझा करेंगे मंच। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में भारी बारिश ने फिर बढ़ाई मुश्किल। मुंबई, पुणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज बंद। रेल और हवाई यातायात पर भी असर। अमेरिका और फ्रांस ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौते की रखी मांग। वहीं लेबनान में बढ़ते संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जताई गई चिंता। और खेल की खबरों में चेस ओलंपियाड के चैंपियंस के सम्मान का दौर जारी। शतरंज संघ ने की इनाम की घोषणा। पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्ग में टीम ने अपने नाम किया स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख में स्थित सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वे वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। सियाचिन वो जगह है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ शून्य से काफी नीचे तापमान और कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे में एक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही एक नए मेट्रो मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। मोदी सरकार द्वारा पुणे में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री गुरुवार को सिविल कोर्ट से स्वारगेट तक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ और एक नए मेट्रो मार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पिछले 1 दशक में कई स्तरों पर परिवर्तन और बदलाव की बयार चली है। पुणे मेट्रो की अगर बात करें तो यह इन सारे जो विकास की जो गतिविधियां हुई है उनका एक प्रतिबिंब है। ऐसा माना जा रहा है कि पुणे में जो नई लाइन होगी मेट्रो की, चाहे वो नए ट्रैक्स हों, वो इस वक्त समय की मांग है और इसी मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री पुणे आ रहे हैं। पुणे मेट्रो कई अनूठी विशेषताओं से सुसज्जित है। एल्युमिनियम बॉडी से बनी ये देश की पहली हल्की मेट्रो है। स्टेशनों पर 100% वाटर रिसाइकल, शून्य अपशिष्ट निर्वहन, नो ट्री कटिंग पॉलिसी, सुविधाओं का एकीकरण, सौर ऊर्जा से संयंत्रों का जुड़ाव पुणे मेट्रो की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। इस कार्यक्रम में पंतप्रधान महोदय पुणे मेट्रो का अंतिम चरण जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन से भूमिगत होते हुए स्वारगेट मेट्रो स्टेशन तक जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.62 किलोमीटर इतनी है। पुणे को मिलने वाली इस सौगात को लेकर पुणेवासी खासे उत्साहित है। पुणे में ये जो मेट्रो शुरू हुआ है, इसका सभी लोगों को बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। इसमें ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है और जो मोदी साहब ने ये काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। पहले मुझे बहुत दिक्कत होती कि आने जाने में, बट जब से मेट्रो शुरू हुई है मेरा सफ़र करने में बहुत ही ईजी हो गया है। इधर से उधर जो ट्रैफिक ब्लॉकेज हो रहा था उससे हमें छुटकारा मिल गया है। इसके अलावा पीएम पुणे में 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत वाली पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वारगेट से कात्रज एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे।
भिड़ेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला रखेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उद्घाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ और उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ट्रक ड्राइवरों और कैब ड्राइवरों की लंबी यात्रा के दौरान सुविधा के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, गुजरात के सोनगढ़, कर्नाटक के बेलगावी और बेंगलुरु रूरल इलाके में लगभग 2,170 करोड़ रुपए की लागत के रास्ते के किनारे सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जिससे सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को पीएम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,400 करोड़ से अधिक की लागत की इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 42 बार महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसीलिए इस बार का दौरा न केवल विकास के दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने सहयोगी कपिल के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। जिला न्यायालय से सर्वगेट तक पुणे मेट्रो खंड के उद्घाटन से पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 पूरा हो जाएगा। जिला न्यायालय से सर्वगेट के बीच भूमिगत खंड की लागत लगभग 1,810 करोड़ रुपए है। नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के शुरू होने से पुणेवासी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये जो हमारे पीछे आप मेट्रो देख रहे हैं, ये पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका से चलकर आई है और यहाँ पर ये मेट्रो खत्म होती है। संत तुकाराम नगर, इसके बाद तमाम मेट्रो स्टेशन से होते हुए ये जिला न्यायालय पुणे आती है, सिविल कोर्ट, और यहाँ पर ये मेट्रो खत्म हो जाती है। इसके बाद इस मेट्रो में वापसी का सफर शुरू होता है। तमाम जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, लेकिन अब इस मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है और ये मेट्रो अब आगे जाएगी। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये 3 और स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ ये जिला न्यायालय पुणे से आगे जाकर बुधवार पेट, महात्मा फुले मंडई और स्वारगेट तक ये मेट्रो जाएगी। अब इसे विस्तार मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो अब स्वारगेट तक जाएगी और मेट्रो के विस्तार की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो हमने तमाम लोगों से बात की, वो बहुत प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं मेट्रो सेवा के विस्तार से। एवरीडे अगर हर महीने मेरा देखो तो टाइम बच रहा है कि जो मुझे पहले 1 घंटा लगता था, अभी मैं 22 मिनट में यहाँ पहुँचता हूँ। अभी ये तो अच्छा डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इसका फैसिलिटी मिलेगा उधर तक आने जाने के लिए। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी देश का विकास हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। पैसों की बचत हो रही है, टाइम की बचत हो रही है, बहुत अच्छा है। अच्छी फैसिलिटी है ये। वेरी कंफर्टेबल विथ मेट्रो, बट वो एरिया अभी तक कनेक्टेड नहीं था तो उन लोगों को अभी तक बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, और लाइक मोस्टली वर्क आवर्स में ट्रैफिक इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, तो अभी वो इजी हो जाएगा उनके लिए। बहुत मददगार है सबके लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट। पुणे में मेट्रो सेवा का विस्तार होने जा रहा है। पिंपरी चिंचवाड़ से चलने वाली मेट्रो जो जिला न्यायालय पुणे तक आती थी, अब वो स्वारगेट तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे से पुणे की जनता को तोहफा मिलना जा रहा है। तो जाहिर है जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है मेट्रो की, उससे लोगों को सहूलियत होगी और कई नए क्षेत्र मेट्रो सुविधा से पुणे में जुड़ जाएंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पुणे। और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल लिया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह आज 5 रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल संभालेंगे।
सबसे पहले वो चिनानी में जनसभा करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे। अमित शाह उधमपुर पश्चिम के लिए मोदी मैदान में बनी विधानसभा के लिए मेला मैदान में और साथ ही जसरोटा विधानसभा के लिए बरवाल मोड़ जसरोटा में, मड़ विधानसभा के लिए झिरी चौक ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होना है। और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज करनाल के असंध और हिसार के बरवाला में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार से 12 दिनों तक दूर रहने वाली सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा भी उनके साथ मंच पर दिखाई देंगी। कुमारी सैलजा के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार सैलजा असंध से पार्टी उम्मीदवार शमशेर गोगी के समर्थन में होने वाली रैली में भाग लेंगी। खास बात यह है कि सैलजा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी मंच साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नड्डा दोनों राज्यों में आयोजित पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा ओडिशा के खोड़दा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ के रायपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। और अब बात कर लेते हैं, अचानक मुंबई में हुई तेज बारिश से मुंबई का हाल बेहाल है। जी हां, मुंबई से समेत पूरे महाराष्ट्र में इस समय बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी मुंबई, ठाणे, पुणे और रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है और इसकी वजह से लोकल ट्रेन का संचालन भी प्रभावित हुआ है। मुंबई के अलावा मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए मुंबई में बीएमसी ने आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखे हैं और बेवजह लोगों को घरों से नहीं निकलने की भी सलाह दी है। बारिश के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से हिमाचल की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन को टूरिज्म विलेज के लिए हस्तांतरित करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक सरकार के इस फैसले पर रोक रहेगी और न्यायालय के इस फैसले का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हिमाचल के धर्मशाला में टूरिज्म विलेज के प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन इसके लिए जिस तरह से पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय की जमीन के अधिग्रहण का फैसला सरकार ने किया, उसे लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि अब प्रदेश उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी इस फैसले से नाराज हैं। टूरिज्म विलेज के लिए इस भूमि को हस्तांतरित किए जाने का विरोध बहुत पहले से हो रहा है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन ने इस मामले में न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अब राज्य सरकार, पर्यटन और कृषि विभाग को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। तो पालमपुर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी 112 हेक्टेयर ज़मीन का ये पूरा मामला है, जिसको टूरिज्म विलेज के लिए देने की सरकार कोशिश कर रही है, फैसला भी ले चुकी है। लेकिन इस फैसले के बाद हाई कोर्ट में कई तरह की याचिकाएं इसे लेकर दायर हुई और हाई कोर्ट ने, जो हिमाचल हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, उसने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। अगली सुनवाई तक अब फिलहाल इस फैसले पर रोक रहेगी, लेकिन इसकी वजह से जो सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे माना जाता है, तो एक तरह से सरकार को झटका जरूर लगा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीचर्स एसोसिएशन ने याचिका में कहा है कि यूनिवर्सिटी की भूमि पर टूरिज्म विलेज बनाने के लिए जमीन का हस्तांतरण करना गैर कानूनी है और एसोसिएशन ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि इस काम के लिए सरकार के पास अन्य विकल्प पहले से मौजूद हैं। सभी ने एक तरफ से जो है विरोध किया कि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन टूरिज्म विभाग को देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक संस्थान है और याचिका के मुताबिक साल 1950 से लेकर इसका अस्तित्व चला आ रहा है और अब इसके विस्तारीकरण की जरूरत है, लेकिन सरकार इसकी जमीन को टूरिज्म विलेज को दे रही है। वहीं भाजपा ने भी इस मसले पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला पालमपुर ने भी माननीय महामहिम राज्यपाल जी को एसडीएम पालमपुर के माध्यम से ज्ञापन भेजा कि जो पालमपुर की जनता मांग कर रहे थे कि जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की
112 हेक्टेयर जमीन प्रदेश की सरकार टूरिज्म विलेज को देने पर विचार कर रही है, वो बिल्कुल ही विद्यालय के हित में नहीं है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एबीवीपी छात्र इकाई के अध्यक्ष अभय वर्मा ने भी न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार द्वारा 112 हेक्टेयर ज़मीन जो विश्वविद्यालय की ली जा रही है उस पर स्टे लगाया गया है। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद देता हूं और समस्त इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया और लगातार इस मुद्दे पर जो है अपना विरोध जताया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारियों ने भी इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है और कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को पर्यटन के लिए इस्तेमाल करने की सरकार की मंशा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल ही फैसला हमें सुनाया है, इससे एक खुशी की लहर दौड़ गई है यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो न केवल हिमाचल के लिए बल्कि इंडिया के लिए और विदेशों में भी यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो अपना नाम कमा रहे हैं। तो एक तरफ इस मामले में राजनीति चरम पर है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी इस फैसले की वजह से सरकार से मुखर हो रहे हैं। वहीं सरकार की मंशा पर भी इस पूरे मसले की वजह से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। वक्फ संशोधन विधेयक मामले में जेपीसी को 1 करोड़ फीडबैक मिलने पर भाजपा सांसद और जेपीसी के सदस्य निशिकांत दुबे ने जांच की मांग की है। भाजपा सांसद ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर फीडबैक के स्रोतों की जांच में कट्टरपंथी संगठनों, जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों और आईएसआई और चीन जैसे विदेशी ताकतों के साथ साथ उनके प्रॉक्सी की संबंधित भूमिका की भी जांच की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को करीब 1.25 करोड़ फीडबैक मिलने पर भाजपा सांसद और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने चिंता जताई है। भाजपा सांसद ने वक्फ बिल की जांच कर रही समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को इसे लेकर पत्र लिखा है। निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में कहा कि यह जानना जरूरी है कि क्या विदेशी संस्थाएं, संगठन और व्यक्ति जानबूझकर हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक भेज रहे हैं। भारत एक मजबूत संसदीय प्रणाली वाला देश है और इस तरह एकजुट होकर विदेशी हस्तक्षेप के माध्यम से इसे प्रभावित करने का कोई भी प्रयास राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। इन फीडबैक के एक बड़े हिस्से की सामग्री एक जैसी है या इसमें मामूली बदलाव हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि इनमें से कई फीडबैक एक संगठित अभियान का हिस्सा हो सकते हैं। इस्लामी कट्टरपंथी संगठन की भूमिका की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये समूह अक्सर बाहरी शक्तियों द्वारा वित्त पोषित या उनके प्रभाव में होते हैं, जो भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं और हमारी विधायी प्रक्रियाओं को बाधित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इस बात पर शक करने की वजह यह है कि ये तत्व वक्फ विधेयक पर विचार विमर्श का लाभ उठाकर मतभेद पैदा कर रहे हैं और जनमत का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये प्रयास कट्टरपंथी समूहों द्वारा हमारे देश में संवेदनशील मुद्दों में हेरफेर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने लिखा कि कट्टरपंथी इस्लामवादी प्रचारक जाकिर नाइक, पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई, चीन और जमात इस्लामी बांग्लादेश और तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों जैसी विदेशी शक्तियों के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये तत्व लंबे समय से भारत को अस्थिर करने और इसके लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी को बड़ी संख्या में मिलने वाले फीडबैक को जांचना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल जेपीसी के मामले में दखल नहीं देगी। जेपीसी से हमने अभी रिपोर्ट लिया नहीं है। ये जेपीसी के अंदर में क्या हो रहा है वो मैं अंदर जाकर के छानबीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते हैं। हमने जेपीसी बनाया और जेपीसी कुड एम्पावर्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके रिपोर्ट आने के बाद हम फिर देखेंगे। बाकी जो है वो उनका अपना अंदर का बात है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक का कुछ मुस्लिम समूहों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है। वहीं वक्फ कानूनों के मौजूदा स्वरूप पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरु आपत्ति भी हैं। वक्फ बोर्ड पिछले 17 सालों में करप्शन का शिकार हुआ है, भू माफियाओं का कब्जा है,
वो मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा की, समाजवादी की, कांग्रेस की, वो मुस्लिम लीडरशिप जिनका पार्टी में थोड़ा भी अपने संगठनों में दबदबा रहा, उन्होंने अपने सियासी असर व रसूख से वक्फ की अच्छी ज़मीनें हासिल करके भू माफियाओं की शक्ल में वो उन पर जो है अपना बैठ गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का संसद में विपक्षी दलों ने भी विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया था। संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए लोगों के फीडबैक मांगे थे और इसके लिए विज्ञापन जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। त्रिपुरा की रहने वाली महिला ने रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में लव जिहाद की शिकायत दर्ज की है। पीड़िता का आरोप है कि कश्मीर के रहने वाले रियाज अहमद ने गुलशन बनकर उसे प्रेम के झूठे जाल में फंसाया और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। रायगढ़ के कलेक्टर परिसर में त्रिपुरा की रहने वाली दिलरुबा देव वर्मा अपने बच्चों को लेकर पहुंची। रियाज अहमद ने गुलशन बनकर शादी की। सोशल मीडिया पर गुलशन बनकर रियाज ने महिला से पहचान बनाई। गुलशन ने खुद को हिंदू बताकर शादी की। पोल जब खुली तब वह महिला को जम्मू कश्मीर में अपने गांव ले गया। पीड़िता का कहना है कि करीब 4 साल पहले जम्मू के रहने वाले युवक से सोशल मीडिया पर उसकी पहचान हुई थी। युवक ने सोशल मीडिया पर अपना नाम गुलशन लिखा था। जिस युवक के साथ वह अपना दाम्पत्य जीवन जी रही थी वो दरअसल एक मुस्लिम युवक है। मैं रहने वाले त्रिपुरा से हूँ। नाम क्या है? दिलरुबा देव वर्मा। आज आप यहाँ आई है तो क्या समस्या लेकर आई? सर, मैं यहाँ पर एक स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ पर एक मुसलमान लड़का आके मुझे दम के दौरे मारने के लिए, और मैंने 2 पुलिस स्टेशन गया, सारिया पुलिस स्टेशन और पुसर पुलिस स्टेशन। वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं लिखा है। इसके बाद मैं 7 दिन जंगल में घूम रही, 7 दिन से ना खाना ना पीना कुछ भी, मेरा पास पैसा भी नहीं है। फिर मैं इसलिए मैं आज इधर आया सर कि मुझे ऑनलाइन मिला। रायगढ़ जिले के एडिशनल एसपी का कहना है कि पीड़ित महिला ने आवेदन पत्र दिया है, जिस पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक महिला अपने पति के खिलाफ क्रूरता के संबंध में शिकायत करने कलेक्ट्रेट गई थी, और कलेक्ट्रेट से फिर यहाँ एसपी ऑफिस अपनी शिकायत उसने दर्ज करवाई है। उसकी शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लेते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु उसको आश्वस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि रियाज अहमद ने गुलशन बनकर महिला से शादी की, फिर रियाज अहमद ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका और फ्रांस, इजराइल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच लेबनान 21 दिवसीय संघर्ष विराम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष के व्यापक युद्ध का रूप लेने की आशंका को देखते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने कहा है कि अमेरिका और फ्रांस बहुत जल्द लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम के अपने प्रस्ताव के बारे में विवरण देंगे। आपको बता दें कि बेरोट इस सप्ताह लेबनान की यात्रा करने वाले थे। वहीं लेबनान में बढ़ते संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों द्वारा बिना देरी के संघर्ष विराम को स्वीकार करने की उम्मीद जताई, जिससे नागरिक आबादी की रक्षा हो सके और कूटनीतिक वार्ता शुरू हो सके। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दे दी है। भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने और किसी भी कारण से लेबनान में रुके हुए भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए भारत के प्रयास भी जारी हैं। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात कर रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की थी। विदेश मंत्री ने इस मौके पर बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने रूसी समकक्ष से द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है।
खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम को बुधवार को दिल्ली में भारतीय शतरंज संघ ने सम्मानित किया। इस अवसर पर शतरंज संघ ने टीम के हर सदस्य के लिए 25 लाख रुपए, कोच के लिए 15 लाख रुपए, दल के प्रमुख के लिए 10 लाख रुपए और सहायक कोच के लिए 7.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले डी गुकेश ने कहा कि भारत अब शतरंज में एक सुपर पावर बन गया है। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड में महिला और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। चेन्नई में आयोजित हुए पिछले संस्करण में भारत की महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था और अब शतरंज प्रेमियों की नजर नवंबर में सिंगापुर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पर रहेगी, जिसमें भारत के डी गुकेश चीन के डिन लीरेन को विश्व चैंपियन के ताज के लिए चुनौती देंगे। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।